Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muaz Rasool, your professor of physics. स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने MD कैट के सिलसिले में FLP 2 यानी फुल लेंथ पेपर का टेस्ट नंबर 2 डिस्कस करना है। बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 141 से अपनी बात को शुरू करते हैं। इफ लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ देन द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज। याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी मटेरियल या नेचर की प्रॉपर्टी होती है, शेप की नहीं। तो अगर आप मटेरियल चेंज नहीं कर रहे तो सिर्फ लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज करने से रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके 141st MCQ का आंसर क्या होगा? डेल्टा यानी रिमेन्स सेम। Question number 142. Velocity of projection of an oblique projectile is v equals 7i plus 3j in meter per second. The speed of the projectile at the highest point of the trajectory is. Projectile की highest point पे velocity का सिर्फ horizontal component survive करता है, highest point पे velocity का vertical component 0 हो जाता है। तो highest point पे velocity सिर्फ क्या होगी? horizontal, और horizontal component of the velocity यानी i का coefficient मुझे क्या दिखाई दे रहा है? 7 मीटर पर सेकेंड। आपके 142 MCQ का आंसर क्या होगा? 7 मीटर पर सेकेंड, यानी आपके 142 MCQ का आंसर क्या होगा? चार्ली। क्वेश्चन नंबर 143. इफ द इंस्टेंटेनियस करंट इन अ सर्किट इज गिवन बाय I equals 4 sin omega t plus 5 amperes, then the RMS करंट इज। अच्छा, ये क्वेश्चन हमें गिवन है, I equals 4 sin omega t plus 5, और ये क्वेश्चन हमें नोन है, I equals I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। अगर मैं दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस करूं तो पीक करंट आपको क्या दिखाई दे रहा है? 4 एम्पियर। नाउ बाय डेफिनेशन आरएमएस करंट क्या होता है? I नॉट ओवर स्क्वायर रूट 2। पीक करंट कितना था? 4 स्क्वायर रूट 2 इज द पार्ट ऑफ द फॉर्मूला। 4 को क्या लिखा जा सकता है? 2 into 2 एंड दैट 2 by स्क्वायर रूट 2 बिकम्स स्क्वायर रूट 2। आपके 143rd MCQ का आंसर क्या आएगा? 2 स्क्वायर रूट 2 एम्पियर यानी बीटा। Question number 144. Find out the value of a R equivalent between the points A and B. अच्छा, सर्किट आपके सवाल में भी बना हुआ सर्किट मैंने भी यहाँ पे बना दिया। दिस ओवर दिस इज दिस ओवर दिस, यानी R1 ओवर R2 इक्वल्स R3 ओवर R4, यानी 2/2 इज 1/1। ये कंडीशन आपको यहाँ पे पूरी होती दिखाई दे रही है। इसका क्या मतलब है? दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज, और व्हीटस्टोन ब्रिज में दरमियान वाली रेजिस्टेंस की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। तो आगे क्वेश्चन अब काफी आसान हो जाता है। ये 2 और 2 कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में इनका आंसर क्या आएगा? 4। ये 1 और 1 कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में इनका आंसर क्या आएगा? 2। और ये 4 और 2 आपस में कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल में, तो इनका आंसर क्या आएगा? 1 ओवर R इक्वल्स 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 4, जिसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 4/3 ओम। यानी आपके 144 MCQ का आंसर क्या होगा? चार्ली, दैट इज 4/3 ohms. Question number 145. What is true about molar specific heats of the gas at constant pressure Cp and constant volume Cv? याद रखिएगा, Cp by Cv गामा होता है और Cp minus Cv is equal to R होता है। तो Cp minus Cv is equal to R में अगर मैं Cv को उधर ले जाऊं तो आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज Cp equals Cv plus R। 145 MCQ का आंसर क्या होगा? चार्ली। Question number 146. A particle in SHM has an amplitude यानी x naught 20 meter and the period यानी capital T 2.5 second. The maximum speed is. SHM में maximum speed कहाँ पे होती है? मीन पोजीशन पे, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? v नॉट इक्वल्स ओमेगा x नॉट। ओमेगा को 2π/t भी लिखा जा सकता है। ओमेगा क्या था जी? 2π/t। नाउ 2 वैसे का वैसा, पाई वैसे का वैसा, टाइम पीरियड की जगह क्या आ गया? 2.5, दैट इज 25/10, और एम्पलीट्यूड कितना था? 20। प्लीज सर ध्यान से देखिएगा, ये 2 पाई वैसे के वैसे, ये 0 ऊपर जाके 0 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 100, एंड 100 ओवर 25 इज 4, एंड 4 into 2 8, एंड 8 into 2 16, यानी 16 पाई। 146 MCQ का आंसर क्या होगा? चार्ली, यानी 16 पाई। Question number 147. A solenoid with 200 turns per unit length, this is small n, is carrying a current of 10 ampere, this is capital I. The magnetic field in Tesla along the axis of the solenoid is. करंट कैरिंग सोलनॉइड के लिए एक्सिस के अलॉन्ग यानी इनसाइड द सोलनॉइड मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? B इक्वल्स म्यू नॉट Ni। म्यू नॉट कितना था? 4π into 10⁻⁻⁷। स्मॉल n कितना था? 200। करंट कितना था? 10। 2 into 4 8, तो क्या बन गया? 8 पाई, और 3 0 जब 3 0 से कैंसिल हो जाएंगे तो -7 रिड्यूसेस टू और इंक्रीजेस टू -4।
147 MCQ का आंसर क्या होगा? अल्फा. क्वेश्चन नंबर 148, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरापेट कैपेसिटर इज 4 माइक्रोफैरड, दिस इज सी एयर. यानी उस वक्त की कैपेसिटेंस जब दोनों प्लेट्स के दरमियान कुछ भी नहीं था. इफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 यानी एप्सिलॉन आर इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स, देन द न्यू कैपेसिटेंस विल बी. आपने सी डाइलेक्ट्रिक निकालनी है. क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया, इसका फॉर्मूला आप लोगों ने रूटीन की क्लासेस में पढ़ा हुआ है. सी डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू सी एयर इनटू एप्सिलॉन आर. सी एयर क्या था? 4, एप्सिलॉन आर क्या था? 8. सो न्यू कैपेसिटेंस कम्स आउट टू बी अल्फा 32 माइक्रोफैरड. क्वेश्चन नंबर 149, विच सेट ऑफ द प्रीफिक्स गिव्स वैल्यू इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. आपके 149 MCQ का आंसर क्या होगा? अल्फा. चूंकि पीको का मतलब होता है 10⁻⁻12, डेका का मतलब होता है 10⁻+1, किलो का मतलब होता है 10⁻+3 और टेरा का मतलब क्या होता है 10⁻+12. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर को ही आपने पिक करना था. रिपीट, 149 का आंसर होगा अल्फा. क्वेश्चन नंबर 150, two forces 5 and 10 Newton are acting at Q and P respectively on a meter rod suspended at the position of the center of gravity 50 centimeter mark as shown in the figure. सवाल में भी फिगर बनी हुई है, फिगर मैंने भी यहां पे बना दी है. What is the distance of point P from the pivot? अच्छा, अगर ये सिस्टम किस में है? इक्विलिब्रियम में है, तो 5 न्यूटन की फोर्स सिस्टम में कौन सा टॉर्क पैदा करने की कोशिश करेगी? एंटी क्लॉकवाइज. और 10 न्यूटन की फोर्स सिस्टम में कौन सा टॉर्क पैदा करने की कोशिश करेगी? क्लॉकवाइज. तमाम टॉर्क्स का सम 0 होगा इक्विलिब्रियम में. कब? जब क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क. टॉर्क निकालने का तरीका फोर्स इंटू मोमेंट आर्म. तो क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होगा? क्लॉकवाइज फोर्स दैट इज 10 इंटू मोमेंट आर्म. और जहां पे 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है पॉइंट पी, वहां से लेकर सेंटर ऑफ रोटेशन तक का फासला यानी मोमेंट आर्म मैंने क्या कह दिया? x. और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज फोर्स का फोर्स कितनी है? 5. और फोर्स से लेकर सेंटर तक का फासला कितना है? 50. ये 0 0 आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल. तो x कम्स आउट टू बी 5 इंटू 5 दैट इज 25 सेंटीमीटर. आपके 150th MCQ का आंसर क्या होगा? डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 151, अ चाइल्ड इज स्विंगिंग अ स्विंग. He is 0.5 meter above the ground at the lowest position. The highest position is at 2.5 meter from the ground. यानी वो बच्चा जब झूला झूल रहा है तो बेसिकली ऑसिलेट कर रहा है. ऑसिलेट करते हुए जब वो मीन पोजीशन जो कि बाय द वे लोएस्ट पोजीशन होती है उस पर पहुंचता है तो वहां पे उसका जमीन से फासला कितना होता है? 0.5 मीटर. और जब वो ऑसिलेट करते हुए एक्सट्रीम पोजीशन जो कि बाय द वे हाईएस्ट पोजीशन होती है वहां पे पहुंचता है तो वहां पे उसका जमीन से फासला कितना हो जाता है? 2.5 मीटर. यानी मीन से एक्सट्रीम तक आते हुए, एक्सट्रीम से मीन तक आते हुए वो कितनी हाइट गेन या लॉस कर रहा होगा? 2.5 माइनस 0.5 यानी 2 मीटर. ये ज़हन में रखिएगा. इफ g is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देन द वेलोसिटी ऑफ द चाइल्ड एट द लोएस्ट पोजीशन विल बी. लोएस्ट पोजीशन का मतलब है आपने ऑसिलेशन पे फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी कहां पे निकालनी है? मीन पोजीशन पे निकालनी है. और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है एंड दैट इज v इक्वल्स के रूट 2gh. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. 2 वैसे का वैसा, g की जगह 10 और 2.5 से 0.5 तक आते हुए एक्सट्रीम से मीन तक आते हुए कितनी हाइट लॉस हो रही है? 2. सो दिस बिकम्स 4 इंटू 10 का स्क्वायर रूट दैट इज 2 स्क्वायर रूट 10 मीटर पर सेकेंड. आपके 151st MCQ का आंसर क्या होगा? अल्फा. क्वेश्चन नंबर 152, अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ अ व्हील 5 मीटर इन डायमीटर हैज अ लीनियर वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील इज v इज इक्वल टू आर ओमेगा. तो ओमेगा इज इक्वल टू v ओवर आर. v वैसे का वैसा और r क्या होता है? d बाई 2. 2 किधर चला जाएगा? ऊपर. सो दैट बिकम्स 2v ओवर d. 2 वैसे का वैसा. लीनियर वेलोसिटी कितनी थी? 20. डायमीटर कितना था? 5. 20 बाई 5 इज 4 एंड 4 इंटू 2 इज 8 रेडियंस पर सेकेंड. 152 MCQ का आंसर क्या होगा? बीटा. Question number 153, angular displacement of a point moving in a circle of radius 10 centimeter. This is x naught. When displacement of the projection of this point along vertical diameter of the circle is 7.07 centimeter. This is x will be. तो आपको x naught given है, x given है, आपने angular displacement यानी थीटा निकालना है. तो आगे तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है. x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा या साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स नॉट. साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज x? 7.07. व्हाट इज x नॉट? 10. सो साइन थीटा कम्स आउट टू बी 0.707 या 1 by square root 2 एंड दैट हैपेंस एट 45 डिग्री. 153rd MCQ का आंसर क्या होगा? बीटा. क्वेश्चन नंबर 154, the frequency of the note emitted by a stretched string is 300 Hz. What will be the frequency of this note when the length of the string is reduced by 1/3 without changing
द टेंशन। नाउ स्ट्रेस स्ट्रिंग में पैदा होने वाली स्टेशनरी वेव्स की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ये F इक्वल्स n ओवर 2L स्क्वायर रूट F ओवर m। इसमें n क्या है, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स प्रोड्यूस, इसमें F क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, और इसमें स्मॉल m क्या है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये क्या शो कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी लेंथ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फर्स्ट करें, इनिशियल लेंथ क्या थी L, फिर अचानक आपने उसमें 1/3 यानी L/3 की क्या कर दी, कमी कर दी, तो बेटा फाइनल लेंथ क्या हो जाएगी, L माइनस L/3 दैट इज 2L/3। और अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि फ्रीक्वेंसी लेंथ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां से रेशियो निकालें तो F2/F1 इज इक्वल टू L1/L2। F2 क्या थी, नई फ्रीक्वेंसी जो आपने फाइंड करनी है, F1 क्या थी, पुरानी फ्रीक्वेंसी विच वाज 300, L1 क्या थी, इनिशियल लेंथ या पुरानी लेंथ विच इज L, और L2 क्या है, फाइनल लेंथ यानी नई लेंथ विच इज 2L/3। L और L आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल, ये 3 किधर चला जाएगा ऊपर, ये 300 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो F2 कम्स आउट टू बी 300 इंटू 3/2, नाउ दैट इज 900/2 विच इज 450 हर्ट्ज। आपके 154 MCQ का आंसर क्या होगा, डेल्टा। Question number 155. In a spectrometer experiment, monochromatic light is incident normally on a diffraction grating having 4.5 into 10 raised to the power 5 lines per meter. The second order line is seen at an angle of 30 degree to the normal. What is the wavelength of the light? बड़ी फेमस इक्वेशन है, d sin theta equals n lambda। तो यहाँ से n lambda किसके बराबर आ जाएगा, sin theta, और आप सबको पता है कि d किसके बराबर होता है, l over n। यहां से n को इधर ले आए तो लैम्डा क्या आ जाएगा, L sin थीटा ओवर n। n ऑर्डर स्मॉल n कितना था 2, एंगल कितना था 30, कितनी लाइंस रूल हुई थी, कैपिटल N 4.5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 5 या 45 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 4, किस लेंथ में, 1 मीटर की लेंथ में, तो L की जगह क्या आ जाएगा 1। नौ 10 रेज़्ड टू पावर 4 किधर चला जाएगा, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 10 रेज़्ड टू पावर -4, 2 45, और साइन 30 क्या होता है 1/2, सो दैट बिकम्स दिस और दिस। और अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूं, 100 से डिवाइड करूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये नो आपका आंसर किस में छुपा हुआ है 100/18 में, जिसको जब मैं रिड्यूस करूंगा तो रिड्यूस करके क्या बन जाएगा 50/9, एंड 50/9 इज 5.555, तो 555 की आपको एक ही क्लोजेस्ट ऑप्शन बनती दिखाई दे रही है। 155 MCQ का आंसर क्या होगा, अल्फा 555 या 556 नैनोमीटर। आई रिपीट 155 का आंसर होगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 156, अ गैस कंटेनिंग n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैविंग मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल m is in a cubic container having length of each side a. What is the density of the gas contained in the cube? By definition density किसके बराबर होती है, mass per unit volume, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज L क्यूब या A क्यूब, साइड की लेंथ का क्यूब। अब आ जाए मैस पे, तो अगर एक मॉलिक्यूल हो तो इसकी मैस क्या होगी 1m, 2 मॉलिक्यूल्स हो तो उनकी मैस क्या होगी 2m, 3 मॉलिक्यूल्स हो तो उनकी मैस क्या होगी 3m, और n मॉलिक्यूल्स हो तो उनकी मैस क्या होगी nm। सो डेंसिटी कम्स आउट टू बी nm/a क्यूब। 156 MCQ का आंसर बीटा होगा, MD कैट में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 157, व्हाट इज द चार्ज स्टोर्ड ऑन अ 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 24 वोल्ट। वन ऑफ द इजियर क्वेश्चंस, Q इक्वल्स CV, C कितना था 5 माइक्रो में, ऑफ कोर्स V कितना था 24, सो चार्ज कम्स आउट टू बी 120 माइक्रोकूलम, यानी 157 MCQ का आंसर क्या होगा, डेल्टा। Question number 158, a coil of area 100 centimeter square has 1000 turns. Magnetic field of 0.1 Weber per meter square is perpendicular to the coil. The field is reduced to 0. अच्छा, इसका क्या मतलब है, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी 0.1, तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी 0, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी 0.1 माइनस 0 दैट इज 0.1, ये डेल्टा बी आ गया। इन 0.1 सेकेंड देन इंड्यूस EMF इन द कॉइल इज फेरेडेज लॉ, E इक्वल्स एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, एन वैसे का वैसा, डेल्टा टी वैसे का वैसा, और डेल्टा फाई की जगह क्या लिखा जा सकता है डेल्टा बी इंटू ए। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी थी आपके पास 1000, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी 0.1, तो डेल्टा बी को क्या लिखा जा सकता है 1/10, टाइम क्या था 0.1 यानी 1/10, और एरिया क्या था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज 100 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -4, 10 और 10 कैंसिल हो गया, 1 2 3 4 5 0, जब 4 0 से कैंसिल होंगे तो 10 रेज़्ड टू पावर +1 यानी 10 वोल्ट आंसर आएगा। 158 MCQ का आंसर क्या होगा, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 159, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन इज कॉल्ड,
स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और वॉल्यूम को कौन सा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डील करता है? बल्क्स मॉडुलस। 159 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 160, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑपरेशनल एम्पलीफायर? एक एक ऑप्शन देख लें। अल्फा, इट्स इनपुट रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, जी बिल्कुल। इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स के दरमियान एक बहुत हाई रेजिस्टेंस लगी होती है, विच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेवरल मेगा ओहम्स। बीटा, नो करंट फ्लोस बिटवीन नेगेटिव यानी इन्वर्टिंग एंड पॉजिटिव यानी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और वजह अल्फा ही है क्योंकि दोनों इनपुट्स के दरमियान एक बहुत हाई रेजिस्टेंस लगी होती है, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान प्रैक्टिकली कोई करंट फ्लो नहीं करता। चार्ली, इफ नॉन इन्वर्टिंग इज जीरो देन इन्वर्टिंग कैन बी कंसिडर्ड एज वर्चुअल जीरो, दिस इज फेमसली नोन एज प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। सो तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सही है। 160th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा, यानी ऑल ऑफ दिस। Question number 161, in the following figure what happens for the positive half cycle of the input? फिगर आपके सवाल में भी बनी हुई है फिगर, मैंने यहाँ पे बना दी है। जब इस AC सोर्स का पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो ऊपर वाला टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे, नीचे वाला टर्मिनल लो पोटेंशियल पे। इसके हाई पे होने की वजह से ये टर्मिनल भी कहाँ पे आ जाएगा? हाई पोटेंशियल पे, और इसके लो होने की वजह से ये टर्मिनल भी कहाँ पे आ जाएगा? लो पोटेंशियल पे। इसके हाई पे होने का क्या मतलब है? ये डायोड क्या होगा? रिवर्स बाइस, और ये डायोड यानी D4 क्या होगा? फॉरवर्ड बाइस। और इसके लो पोटेंशियल पे आने का क्या मतलब है? ये डायोड क्या होगा? रिवर्स बाइस, और D2 क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बाइस। तो कौन से दो डायोड कंडक्ट करके करंट फ्लो करवाएंगे? और फॉरवर्ड बाइस होंगे D2 एंड D4 आपके, या D4 एंड D2। 161 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली। क्वेश्चन नंबर 162, which of the following graphs correctly represent the variation of the particle momentum with associated de Broglie wavelength? By definition, de Broglie wavelength is equal to lambda equals h over mv, और mv होता है मोमेंटम, तो de Broglie wavelength is equal to lambda equals h over p। तो ये क्या शो कर रहा है कि de Broglie wavelength मोमेंटम के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्स प्रोपोर्शन में ग्राफ कभी भी लीनियर लाइन नहीं आता, एक्सपोनेंशियल बिहेवियर आता है। 162 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 163, ड्यूरिंग द डिके ऑफ अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप X9232 to a stable isotope, 6 alpha particles and 4 beta particles are emitted. What is the atomic number Z and mass number A of the stable isotope? अल्फा के निकलने से मास नंबर में 4 की कमी आती है, तो अगर 6 अल्फा निकल रहे हैं तो मास नंबर में 24 यानी 24 की कमी आ जाएगी। तो अगर इनिशियल एलिमेंट नंबर कितना था, मास नंबर कितना था? 232, तो जब उसमें 24 की कमी आएगी तो नए स्टेबल एलिमेंट का मास नंबर कितना हो जाएगा? 232 माइनस 24, दैट इज 208। और 208 की मुझे एक ही ऑप्शन दिखाई दे रही है। एटॉमिक नंबर में अपना टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है, और याद रखिएगा बीटा के निकलने से मास नंबर में कोई चेंज नहीं आती। 163 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा। Question number 164, the density of the material of a cube is measured by measuring its mass and length of its side. If the maximum error in the measurement of mass and length are 4% and 3% respectively, then the maximum error in the measurement of its density is. By definition, density किसके बराबर होती है? mass per unit volume यानी m over l cube। इसका मतलब density का error क्या होगा? mass का error plus 3 times error in length। डेंसिटी का एरर वैसे का वैसा, मास का एरर कितना था? 4% प्लस 3 टाइम्स वैसे का वैसा, और लेंथ में एरर कितना था? 3%। एंड 3 into 3 is 9 and 9 plus 4 is 13, तो डेंसिटी में एरर कम्स आउट टू बी चार्ली यानी 13%। क्वेश्चन नंबर 165, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ट्रैवलिंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज स्मॉल a is 20 मीटर पर सेकंड, दिस इज vi यानी इनिशियल वेलोसिटी। What is the velocity after a time interval of 4 seconds? This is small t। आपने फाइनल वेलोसिटी यानी vf निकालनी है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिसके मुताबिक vf किसके बराबर होता है? vi प्लस at। vi कितना था? 20, a कितना था? 2, टाइम कितना था? 4, and 4 into 2 is 8, and 8 plus 20 comes out to be 28 मीटर पर सेकंड। आपके 165 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा। Question number 166, a weightlifter of power 1960 watt lifts a load of mass capital M from the ground to a height of 2 meter in 6 seconds. Capital M is P is equal to W over T, या पावर का फॉर्मूला mgh over T। यहां से M निकालें तो M क्या आ जाएगा? PT over GH। पावर कितनी थी? 1960, मैंने उसको क्या ले लिया? 2000। टाइम कितना था? 6। G क्या ले लिया? 9.8 की बजाय 10, और हाइट कितनी थी? 2। 1 0 और 1 0 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, 100 into 6 comes out to be 600 किलोग्राम। 166 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा?
Charlie. Question number 167. The amount of work done by a laborer who carries n bricks, each of mass m, to the roof of house whose height is h is. अच्छा, एक आदमी है, वो n नंबर ऑफ ईंटों को यानी n नंबर ऑफ ब्रिक्स को ग्राउंड से उठा के घर की छत पे लेके जा रहा है, जो कि जमीन से कितना ऊंची है, h. तो बताएं उसे कितना काम करना पड़ेगा. तो अगर वो एक ब्रिक लेके जा रहा है तो उसे उस एक ब्रिक को h हाइट पे लेके जाने में कितना काम करना पड़ेगा, mgh. अगर वो 2 ब्रिक्स लेके जा रहा है तो अब उसे कितना काम करना पड़ेगा, 2 mgh. अगर वो 3 ब्रिक्स लेके जा रहा है तो अब उसे कितना काम करना पड़ेगा, 3 mgh. और अगर वो n नंबर ऑफ ब्रिक्स लेके जा रहा है तो उसे टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा, अल्फा, यानी n mgh. 167 का आंसर होगा अल्फा. क्वेश्चन नंबर 168. A geostationary satellite is orbiting around the earth. The centripetal force on the satellite is F. The gravitational force of the earth on the satellite is also F. What is the net force on the satellite? ये दो फोर्सेस नहीं है, एक ही फोर्स है. क्यों? जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को जमीन के गिर्द कौन सी फोर्स मूव करवा रही होती है? अब अगर आपका आंसर है सेंटीमीटर फोर्स, वो भी ठीक है. अगर आपका आंसर है ग्रेविटी की फोर्स, वो भी ठीक है. क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी की ही फोर्स कैसे बिहेव कर रही है, लाइक अ सेंटीमीटर फोर्स. तो इस क्वेश्चन में दो फोर्सेस नहीं बल्कि एक फोर्स का ही जिक्र हो रहा है जो सैटेलाइट को जमीन के गिर्द घुमा रही है. दैट इज कैपिटल F, विच इज ऑल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स, विच इज ऑल्सो अ सेंटीमीटर फोर्स. आपके 168 MCQ का आंसर क्या होगा, F, यानी अल्फा. क्वेश्चन नंबर 169. अ बॉडी परफॉर्म्स SHM with a time period of 0.063 second. This is capital T. The maximum speed of the body यानी V naught is 3 meter per second. What are the values of amplitude x naught in meters and angular frequency omega in radians per second? आप सबको पता है ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 pi by t. ओमेगा इक्वल्स टू वैसे का वैसा, पाई की जगह मैंने क्या ले लिया, 3.14 को राउंड ऑफ करके, और टाइम पीरियड कितना था 0.063, उसको भी राउंड ऑफ करके क्या ले लिया 0.06. प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा, 2 into 3 क्या बन गया 6.06 से 6 by 100, 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा. तो ओमेगा कम्स आउट टू बी 100 रेडियंस पर सेकंड. और आपको पता है कि एसएचएम के दौरान वेलोसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होती है, मीन पोजीशन पे. और मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वी नॉट इक्वल्स ओमेगा एक्स नॉट. तो यहाँ से एक्स नॉट क्या आ जाएगा, वी नॉट ओवर ओमेगा. मैक्सिमम वेलोसिटी सवाल में कितनी गिवन थी, 3. ओमेगा हमने कितना फाइंड कर लिया, 100. तो 3 by 100 comes out to be 0.03. आपके 169 MCQ का आंसर क्या होगा, अल्फा, यानी एम्पलीट्यूड comes out to be 0.03 and angular frequency और angular velocity comes out to be 100. I repeat, आपके 169 MCQ का आंसर क्या होगा, अल्फा. Question number 170. An observer moves with the velocity of u naught away from a stationary source. Then the number of waves received in 1 second is. यानी ये डॉपलर इफेक्ट का दूसरा केस है और आपने क्या निकालनी है, अपीरेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है. तो डॉपलर इफेक्ट के दूसरे केस में जब ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स, अपीरेंट फ्रीक्वेंसी यानी एफ डैश का फॉर्मूला क्या हो जाता है, v माइनस यू नॉट v ओवर f. 170th MCQ का आंसर क्या होगा, डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 171. H2 and O2 both are at thermal equilibrium at temperature 300 Kelvin. Oxygen molecule is 16 times massive than hydrogen. Root mean square speed of the hydrogen is. गैसेस के लिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल स्क्वायर रूट 3 kT ओवर m. ये क्या शो कर रहा है कि जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सो v हाइड्रोजन ओवर v ऑक्सीजन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट m ऑक्सीजन ओवर m हाइड्रोजन. v हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स की RMS यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड, और v ऑक्सीजन रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑक्सीजन गैस, और mh हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स की मास, और mo ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स की मास विच इज 16 टाइम्स mh. mh और mh क्या हो गया, कैंसर 16 का स्क्वायर रूट इज 4, और ये v नॉट जब उधर जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी यानी RMS स्पीड, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की RMS स्पीड से 4 गुना आपको ज्यादा दिखाई दे रही है. 171 MCQ का आंसर क्या होगा, अल्फा, यानी 4 टाइम्स. Question number 172. 3 resistances each having value of R are connected as shown in the figure. What is the equivalent resistance between X and Y? फिगर आपके सवाल में बनी हुई है. ये तीनों resistances आपस में कैसे लगी हुई हैं,
ये बिल्कुल सीरीज में लगी हुई हैं और सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको तमाम रेजिस्टेंसेस का सिंपल सम लेना होता है, यानी R प्लस आर कम्स आउट टू बी 3R। 172 MCQ का आंसर क्या होगा? चार्ली। क्वेश्चन नंबर 173, द डायग्राम शोज अ करंट कैरिंग कंडक्टर RS ऑफ लेंथ 2 मीटर प्लेस्ड परपेंडिकुलर यानी एंगल 90 बन रहा है टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 0.5 टेस्ला। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द कंडक्टर इज 1 न्यूटन एक्टिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट? चूंकि एंगल 90 बन रहा है तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल्स आई एल बी। तो यहाँ से I क्या आ जाएगा? F ओवर एल बी। F कितना था? 1, लेंथ कितनी थी? 2, मैग्नेटिक फील्ड क्या थी? 0.5, दैट इज 5/10। सो 5 इंटू 2 10 और 10 आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो करंट कम्स आउट टू बी 1 एम्पियर। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो करंट है कैसे फ्लो कर रहा होगा, तो इसके लिए राइट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल, थंब किसको शो करता है? फ्लो करने वाले करंट को। फिंगर्स किसको शो करती हैं? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को। और हथेली का वेक्टर एरिया ऑफ द पाम किसको शो करता है? लगने वाली फोर्स को। 1 न्यूटन की फोर्स किधर को लग रही है? इनटू द पेपर, या 1 न्यूटन की फोर्स लग रही है, उसने सवाल में मेंशन किया हुआ है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो जो फोर्स लग रही है वो क्रॉस की शक्ल में रिप्रेजेंट कर दें। तो अब राइट हैंड रूल लगाएं जरा। तो फिंगर्स किधर जानी चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी लेफ्ट से राइट, यानी इधर। और फोर्स यानी हथेली या पाम का वेक्टर एरिया किधर को लगना चाहिए? अंदर की तरफ। तो मेरी हथेली का रुख हो जाएगा अंदर की तरफ। तो राइट साइड पे फिंगर्स, पाम इज टुवर्ड्स द व्हाइट बोर्ड, और उंगली और जो थंब है वो आपको किससे किसकी तरफ जाता दिखाई दे रहा है? S से R की तरफ। तो जो करंट फ्लो कर रहा होगा दैट विल बी 1 एम्पियर फ्रॉम S टू R। 173 MCQ का आंसर क्या होगा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 174, अ ट्रांसफॉर्मर इज having 2100 turns in primary, this is NP, and 4200 turns in secondary, this is NS. An AC source of 110 volt, this is VP. 20 ampere, this is IP, is connected to its primary, the secondary voltage यानी VS, and the secondary current यानी ISR. आपको पता है VS over VP is equal to NS over NP, तो यहाँ से VS किसके बराबर आ जाएगा? VP into NS over NP। VP कितना था? 110, NS कितना था? 4200, NP कितना था? 2100। ये 2 0 आपस में हो गए कैंसिल। 42/21 is 2 and 2 into 110 is 220 वोल्ट। दिस इज VS। और करंट्स के लिए आपको पता है रिवर्स हो जाता है, IS over IP is equal to VP over VS। तो यहाँ से IS किसके बराबर आ जाएगा? IP into VP over VS। IP कितना था जी? 20, VP कितना था? 110, VS हमने कितना निकाल लिया? 220। ये 1 0 और 1 0 क्या हो गया? कैंसिल। 11/22 कैंसिल होकर यहाँ पे क्या बचेगा? 2 and 20/2 comes out to be IS, that is 10 एम्पियर। आपके 174 MCQ का आंसर क्या होगा? बीटा। Question number 175, a wire extends by 1 millimeter when a force is applied. Double the force is applied to another wire of the same material and length but half the radius of the cross section. The elongation of the wire in millimeter is. अच्छा, आपके पास एक वायर थी, जब आपने उस पर एक फोर्स लगाई तो उसमें कितनी एक्सटेंशन पैदा होगी? 1 मिलीमीटर की। अच्छा, अब आपके पास एक दूसरी वायर है, उसका मटेरियल वही है जो पहली वाली वायर का था, उसकी लेंथ भी वही है जो पहली वाली वायर की थी, लेकिन अब 2 चेंजेस आ गई। एक तो अब उसमें फोर्स पहले के मुकाबले में डबल लग रही है, दूसरा उसका रेडियस पहले के मुकाबले में हाफ हो गया है। तो अगर पहली वाली वायर में 1 मिलीमीटर की एक्सटेंशन पैदा हो रही थी तो दूसरी वाली वायर में कितनी मिलीमीटर की एक्सटेंशन पैदा होगी? यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। सिग्मा की जगह क्या लिखा जा सकता है? F ओवर A, और A क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा L ओवर L, जिसमें L कहाँ चला जाएगा? ऊपर। यहां से अगर मैं डेल्टा L को इधर ले आऊं, Y को इधर ले आऊं, तो डेल्टा L कम्स आउट टू बी FL ओवर Y पाई आर स्क्वायर। लेंथ कांस्टेंट दोनों वायर्स के लिए, पाई कांस्टेंट दोनों वायर्स के लिए, और दोनों वायर्स के लिए मटेरियल यानी यंग्स मॉडुलस भी क्या है? कांस्टेंट है। सो दिस गोज टू शो एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। यहां से रेशियो निकालें तो डेल्टा L2 बाई डेल्टा L1 इक्वल्स F2 बाई F1 डिवाइडेड बाई R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। डेल्टा L2 क्या था? नई एक्सटेंशन जो आपने निकालनी है। डेल्टा L1 क्या था? पुरानी वायर की एक्सटेंशन विच वाज 1। F2 क्या था? नई फोर्स विच वाज ट्वाइस ऑफ ओल्ड फोर्स, यानी अगर पुरानी फोर्स कितनी थी? F1, तो नई फोर्स क्या हो जाएगी? 2F1। R1 क्या था? पुरानी वायर का रेडियस, और R2 क्या था? नई वायर का रेडियस विच इज R1 बाई 2। R2 इज R1 बाई 2।
प्लीज ध्यान से देखिएगा, F1 और F1 कैंसिल, R1 और R1 कैंसिल, तो क्या बना 2 डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर, 1 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो डेल्टा L2 इज 1 into 2 डिवाइडेड बाय 1/4, और जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/4 क्या हो जाएगा 4, एंड 4 into 2 कम्स आउट टू बी 8। 175 MCQ का आंसर क्या होगा? अल्फा। Question number 176. A half-wave rectifier is being used to rectify an alternating voltage of frequency 60 Hz. The number of pulses of rectified current obtained in 3 seconds is. Half-wave rectifier frequency change नहीं करता, तो अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी क्या है 60 हर्ट्ज, तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी 60 हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज का क्या मतलब है 60 पल्सेस पर सेकंड। तो अगर आपके पास 1 सेकंड में 60 पल्सेस आ रही हैं तो 2 सेकंड में 120 पल्सेस आएंगी और 3 सेकंड्स में 180 पल्सेस आएंगी। आपके 176 MCQ का आंसर क्या होगा 180 यानी 40। Question number 177. 4200 volt is used in X-ray tube to accelerate electron. The speed of X-rays in meter per second is. X-rays and electromagnetic waves which moves with the speed of light in air, that is 3 into 10 raised to by 8 meter per second. 177 MCQ का आंसर क्या होगा बीटा। Question number 178. The photoelectric threshold frequency of the metal is F0. When a light of frequency 5F0, this is F, is incident on the metal, then the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons is. याद रखिएगा आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की क्वेश्चन के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस फाई। E क्या है फॉल करने वाली लाइट की एनर्जी, दैट इज HF, और फाई क्या है वर्क फंक्शन, दैट इज HF0। के ही वैसे का वैसा ही आपने फाइंड करना था, इक्वल्स H, फॉल करने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या थी 5F0 माइनस HF0। नाउ दिस बिकम्स 5HF0 minus HF0 and that comes out to be 4HF0। 178 MCQ का आंसर क्या होगा alpha। Question number 179. In a radioactive phenomenon observation shown in the figure where alpha deviates lesser than beta in some electric field not shown in the figure, what is the reason of less deviation of alpha? Alpha is far more massive than beta। alpha की mass बीटा से कहीं ज्यादा होती है, इसलिए उस पर फोर्स लगती तो है, लेकिन वो फोर्स उसके रास्ते में इतनी ज्यादा डेविएशन पैदा नहीं करती। 179 MCQ का आंसर क्या होगा बीटा। और ऑफ कोर्स आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180. पिक आउट द स्टेटमेंट व्हिच इज ट्रू, द एनर्जी रिलीज पर यूनिट मास इज मोर इन फिशन देन इन फ्यूजन। ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपको याद हो तो फिजन में पर यूनिट जो मास होती है या पर न्यूक्लियन जो होती है वो आपको तकरीबन 0.9 MeV की एनर्जी मिलती है, और फ्यूजन में एनर्जी 0.9 MeV से कहीं ज्यादा होती है। बीटा, द एनर्जी रिलीज पर एटम इज मोर इन फ्यूजन देन इन फिजन। अब ये जुमला भी सही नहीं है, क्यों? क्योंकि फिजन आपको यूरेनियम जैसे हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियाई से मिलता है जिनमें न्यूक्लियॉन्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है, जबकि फ्यूजन आपको हाइड्रोजन और हीलियम जैसे स्टेबल न्यूक्लियाई से हासिल होता है जिनमें न्यूक्लियॉन्स की तादाद इतनी ज्यादा नहीं होती। इसका क्या मतलब है कि पर न्यूक्लियॉन एनर्जी कौन ज्यादा पैदा करता है फ्यूजन, लेकिन पर एटम या पर न्यूक्लियस एनर्जी कौन ज्यादा पैदा करता है फिशन पैदा कर रहा होता है। आपके 180th MCQ का आंसर क्या होगा 40, यानी पर न्यूक्लियन एनर्जी कौन ज्यादा पैदा कर रहा होगा फ्यूजन रिएक्शन, और पर एटम एनर्जी कौन ज्यादा पैदा कर रहा होगा फिशन रिएक्शन, यानी 180 का आंसर होगा 40। द एनर्जी रिलीज पर यूनिट मास इज मोर इन फ्यूजन एंड दैट पर एटम इज मोर इन फ्यूजन। आई रिपीट फॉर द लास्ट टाइम, 180th MCQ का आंसर क्या होगा 40। होपफुली तमाम सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।